हम बात करें किसकी, न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें, ठीक है। कि जो दोनों जो होते हैं डीएनए और आरएनए, जब न्यूक्लिक एसिड की हम बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो कई जो न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर के बना होता है, इसलिए हम न्यूक्लिक एसिड को या डीएनए आरएनए को हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं या पॉलीमर्स कहते हैं उनको, ठीक है। किसका, न्यूक्लियोटाइडों का पॉलीमर्स होता है कौन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए व आरएनए जो होते हैं, ठीक है। चलिए अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करो तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली होते क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो फॉस्फेट के कुछ ना एस्टर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं जो कि एसिडिक नेचर्स के होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अब क्यों होते हैं भाई, इसलिए एसिडिक नेचर के होते हैं क्योंकि उसमें एक फंक्शनल ग्रुप जो फॉस्फेट PO4 जो होता है वो जुड़ जाता है किसके साथ, आपके जो पेंटोज शुगर के साथ, ठीक है। जो हमारा पेंटोज शुगर जो होते हैं, जो हमारे खासकर जो हम बात करें जो हमारे न्यूक्लियोसाइड होते हैं बेसिकली, उन न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ जाता है 5 नंबर पे कार्बन पे, तब वो क्या कहलाता है, आपका न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों कैसे होता है, अभी इसके बारे में हम समझना है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके फॉस्फेट के एस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं ये, ठीक है। अब क्यों होते हैं, क्योंकि इनके साथ एक चीज जुड़ा होता है, मैंने कहा वो क्या है, PO4, ठीक है। PO4 एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। अब जब कोई भी प्यूरीन और पायरिमिडीन जो होते हैं किसके साथ, कोई भी प्यूरीन और पायरिमिडीन जब पेंटोज शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ एक रासायनिक बॉन्ड के साथ जब जुड़ा होता है, ठीक है, तब वो किस चीज़ का निर्माण करता है, वो करता है न्यूक्लियोटाइडों का निर्माण करता है, ठीक है। अब हम जब न्यूक्लियोटाइड की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर्स के रूप में समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये समझना है, ठीक है। तो जो हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सा, इसमें होते हैं, एक होता है आपके शुगर कंपोनेंट, ठीक है, दूसरा होता है आपके नाइट्रोजनस बेसेस, और तीसरा होता है आपके कौन सा, फॉस्फेट ग्रुप। कौन से हो गए, ये फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों जो होते हैं ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, अभी इसको हम डायग्राम बना के थोड़ा समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो मैं यहां पे बनाता हूं, ये आपको बना देता हूं मैं। एक हो गया कार्बन नंबर 1, ये क्या हो गया आपका कार्बन नंबर 2, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4, और ये क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने कहा था आपको कि हमें ये सब हमें डीएनए के बारे में, हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करें, ठीक है। तो ध्यान रखना 5वें नंबर पे क्या जुड़ा होता है आपका, 5वें नंबर पे जुड़ा होता है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5वें नंबर का जो कार्बन होता है इससे क्या जुड़ा होता है आपका, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। और ये क्या है, अब यह हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप, और ये क्या हो गया आपका पेंटोज शुगर हो गया, ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज जुड़ा होता है, कौन सा, ये हो गया आपका, कोई भी आप जोड़ सकते हैं, चाहे प्यूरीन जोड़ें चाहे पायरिमिडीन जोड़ें, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। तीनों कंपोनेंट्स होना जरूरी है, कौन सा, शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस और फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या है, ये है हमारा क्या, पेंटोज शुगर, और ये क्या है, ये है हमारा क्या, नाइट्रोजनस बेसेस, ठीक है। ये तीनों जब कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, किसके, ये केमिकल जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इनके थ्रू, तब देखो ऐसा नहीं है, केमिकल बॉन्ड्स का नाम है बेसिकली, ठीक है। अगर यहाँ पे जुड़ेगा तो ये कौन सा ग्रुप, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ पे होगा आपका फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है आपका फॉस्फेट बॉन्ड है, ठीक है। अब शुगर और इसके नाइट्रोजनस बेसिस के उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये तीनों जो होते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा जब आपस में जुड़ जाते हैं तब किस चीज का निर्माण करता है, ये क्या करता है,
ठीक है, ये कौन क्या कहलाते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि तीनों जुड़ना चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स में ध्यान रखना तीनों कंपोनेंट्स का होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो आप ऐसा भी ध्यान रखना, एग्जाम में ये कैसा पूछ जाता है। ठीक है, निकाला जाता है कि न्यूक्लियोटाइड्स मेड अप ऑफ, इस प्रकार से पूछ लेता है एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं 3 प्रकार के कंपोनेंट्स मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक होता है आपके, मैंने कहा आपको शुगर आता है, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, और प्लस क्या होता है, फास्फेट ग्रुप। ठीक है, ये तीनों चीजें ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो एग्जाम में इसी प्रकार से पूछेगा। ठीक है, ऑप्शन में ध्यान रखना ए बी सी करके जब आएगा ध्यान रखना, एक में मतलब पूछ लेगा सपोज दैट आपको न्यूक्लियोटाइड से मेड अप ऑफ, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यह पहला ऑप्शन आ जाएगा, ए में आ जाएगा शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस, बी में आ जाएगा आपका नाइट्रोजनस बेसिस और फास्फेट, सी में आ जाएगा ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, और चौथा में आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो होता है इसमें जो होता है तीनों कंपोनेंट्स होना आवश्यक होता है, किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, अब मैंने कहा था आपको कि प्यूरिन और पायरिमिडीन जो होते हैं वो शुगर कंपोनेंट से मिलकर के डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके हमें समझना है। ठीक है, तो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, मैंने कहा कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड हम बात करते हैं कितने प्रकार हो सकते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स है। ठीक है, कौन कौन हो सकते हैं, तो अब इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, ध्यान रखना इसका एक नॉमेनक्लेचर का एक रूल्स है। ठीक है, वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही जब आप इसको समझोगे तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो मैंने कहा प्यूरिन और पायरिमिडीन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक है आपके एडेनिन है, दूसरा क्या है आपका ग्वानिन। ठीक है, तीसरा क्या है आपका साइटोसिन। ठीक है, और चौथा क्या है आपका थाइमिन। ठीक है, तो जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं ध्यान रखना, तो न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के केस में और डीएनए के केस में दोनों में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में किस प्रकार से अंतर हो सकते हैं अभी इनको हमें समझना है, जानना है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं किसके केस में, जब हम बात करते हैं डीएनए के केस में कि कितने, ये हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये डीएनए के केस में होगा और ये हमारा क्या है आरएनए के केस में। ठीक है, तो ये डीएनए और आरएनए के केस में जब हम बात करते हैं तो कितने कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो जब डीएनए की हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना जब इसका नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, तो उसमें जो सफिक्स के रूप में एक वर्ड यूज किया जाता है, किसमें, सफिक्स। सफिक्स में एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं हम 8। कौन सा, 8 यूज किया जाता है। ठीक है, 8। ठीक है, तो जब हम डीएनए के केस में जब हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, मैंने कहा कि 4 दोनों में होते हैं। 4 डीएनए के भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं और 4 आरएनए के भी न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, 8 जड़ाना है। ठीक है, तो जब हम एडेनिन के बारे में बात कर रहे हैं तो एडेनिन का जब हम करें, ठीक है, तो ये है आपका क्या एडेनिन है। ठीक है, तो एडेनिन का जब हम न्यूक्लियोटाइड्स का जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सफिक्स मैंने क्या लगाया था आपको 8 लगाना है। ठीक है, तो क्या होगा डी ऑक्सी एडिनाइलेट, आ रहा समझ में, क्या नाम होगा डी ऑक्सी एडिनाइलेट। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आपका ये हमने 8 वर्ड लगाया हुआ, मैंने कहा ये 8 जो है ना ये एक यूज किया हुआ है, मैंने कहा सफिक्स के रूप में।
ध्यान रखना, दो चीज़ें लगती है, एक प्रीफिक्स लगती है, एक सफिक्स लगती है। तो प्रीफिक्स मतलब पहले लगाना होता है, हम पहले नहीं लगा रहे, हम क्या लगा रहे हैं, बाद में लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 8 वर्ड यूज़ किया है। उसी प्रकार से जब हम ग्वानिन की बात करते हैं तो क्या होगा, डी ऑक्सी ग्वेनाइलेट, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम थाइमीन की बात करते हैं, टी की बात करते हैं, तो क्या होगा, डी ऑक्सी थाइमीनाइलेट, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम साइटोसिन के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, साइटोसिन के बारे में, तो क्या होगा, डी ऑक्सी साइटिडाइलेट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 किसके केस में, डीएनए के केस में हमारे क्या हैं, ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। अगर इसको हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे तो अभी डायग्राम जब हम बनाएंगे तब समझेंगे कि 4 किस किस प्रकार के हमारे ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम आरएनए के केस में हम बात करते हैं, किसके केस में, आरएनए के बारे में जब बात करते हैं, तो मैंने कहा दोनों में सिर्फ एक ही अंतर होगा कि यहाँ पर हमने जो डीऑक्सी लगाया हुआ है, इसमें से हमें डीऑक्सी नहीं लगाना है, ठीक है। अब डीऑक्सी नहीं लगाना है तो जब हम एडेनिन के बारे में बात करते हैं तो समझो इसको, एडेनिन से संबंधित जब हम बात समझते हैं इसको, तो एडेनिन समझो तो क्या होगा, इसको बोलेंगे हम एडिनाइलेट। क्या बोलेंगे हम, एडिनाइलेट, ठीक है। ये हो गया किसमें, आरएनए के केस में। ध्यान रखना है एडिनाइलेट हो गया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से डीऑक्सी हटा दिया है, ठीक है। ये डीएनए के बारे में, ये पेंटोज शुगर के साथ जब नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ते हैं तब ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए हमने यही इसमें देखा एडिनाइलेट होगा। उसी प्रकार से जब हम किसके बारे में बात करते हैं, ग्वानिन के बारे में बात करते हैं, तो क्या होगा, ग्वानाइलेट, ठीक है। उसी प्रकार से हम थाइमीन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम आरएनए के केस की बात करते हैं तो थाइमीन नहीं होता है, उसके जगह पे क्या आता है, हमारा यूरेसिल आ जाती है। तो क्या होगा, यूरिडाइलेट, ठीक है। उसी प्रकार से हम साइटोसिन के बारे में बात करें तो साइटोसिन के कौन से 4 होंगे, तो यहाँ साइटोसिन के क्या नाम होगा आरएनए केस में, उसको बोलते हैं हम साइटिडाइलेट, ठीक है। आ गया समझ में। उसी प्रकार आप समझ में आ गया आपको कि 4 जो है न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हो सकते हैं। ध्यान रखना एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब आपका वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर्स को समझाइए, ठीक है, इस प्रकार से अब क्वेश्चन नहीं पूछता। ध्यान रखना डीएनए का रेप्लिकेशन भी ये बहुत कम आता है, क्योंकि उनको पता है कि आप 10वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हो, ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछता। वो क्या पूछता है, पूछेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ऐसा पूछेगा। पूछ लेगा कि गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इस प्रकार के पूछ लेगा। तो आपको 5 नंबर में जब पढ़ो नहीं रहोगे तो कैसे बनेगा चीज़ें, है ना। तो आपको थोड़ा सा उसको डिटेल में समझना है कि न्यूक्लियोटाइड बेसिकली होते क्या हैं और कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो डीएनए के केस में कितने प्रकार हो सकते हैं और आरएनए के केस में कितने प्रकार हो सकते हैं, तो ये इस प्रकार से आपको समझना है और बताना भी है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। आ गया समझ में। तो उसी प्रकार से ये 4 क्या होंगे, डीएनए के हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और ये क्या है आपके 4 आरएनए के केस में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है।
जब इनका हम स्ट्रक्चर्स बताएंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्स में आपको मैंने शुरुआत में बता दिया है न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। जैसे तो न्यूक्लियोटाइड्स मैंने क्या कहा, शुगर है, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो हमें देखना फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे जुड़े होते हैं, 5 नंबर पे, ठीक है। ये हमारा क्या है, पेंटोज शुगर है, ये क्या है हमारा, ये नाइट्रोजनस बेसिस है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ही 1 नंबर के साथ है, तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि किसके किसके साथ जुड़ता है, ठीक है। तो जो हमारे प्यूरिन्स होते हैं खासकर, ठीक है, पायरिमिडिन के साथ 9 नंबर के साथ जुड़ता है। प्यूरिन के साथ कैसे हो गया, 1 9, ठीक है, ध्यान रखना 1 नंबर वाला कार्बन और 9 नंबर वाला कार्बन के साथ क्या जुड़ता है हमारा, प्यूरिन के साथ जुड़ते हैं, तब न्यूक्लियोटाइड्स को बनाता है। और जब पायरिमिडिन की बात करते हैं तो 1 3 के बीच में जुड़ता है, ठीक है। 1 2 3 मैंने यहाँ पे जब नॉमिनेशन किया, ध्यान रखना, तो 1 1 और 1 3 के बीच में किसके साथ जुड़ता है, पायरिमिडिन के साथ, और प्यूरिन के साथ किसके जुड़ता है, 1 9 के बीच जुड़ता है, ठीक। तो इस प्रकार से जब इनका डायग्राम बनाना अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या जुड़ता है। नहीं समझ में आएगा मुझसे बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये हो गया क्या आपके न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब हम बात करें किसके, न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं ना, ये किन चीजों से मिलकर के बना होता है, मैंने कहा ये जुड़ा होता है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस ग्रुप फास्फेट ग्रुप क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। आ रहा समझ में। तो किस प्रकार से हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड भी डीएनए के केस में अलग हो सकते हैं और आरएनए के केस में भी अलग होते हैं। दोनों के 4 न्यूक्लियोसाइड होते हैं। इसलिए मैं कहा कि इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1-2 बार एग्जाम में ऐसा चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं कि पढ़ के चले जाते हैं सब कुछ, आपको याद ही नहीं होता है कि न्यूक्लियोटाइड नाम की कोई चीज़ भी होती है, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझो। चलो हम बना लेते हैं इसको, ठीक है। कैसा बनेगा, तो जब हम बात करते हैं, जब मिलते हैं तब किस चीज़ का निर्माण करते हैं, ये करते हैं न्यूक्लियोसाइड का, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं आपके न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ध्यान रखना ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे सेम वही है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पहले आप लोग मैंने बता चुका हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे बार बार अब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 हो गया और ये क्या हो गया 5, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम इसमें मैंने कहा था इस प्रकार से घूमता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो पायरिमिडिन के साथ ध्यान रखना ये 1 1, ठीक है, 1 1 के बीच में जुड़ता है, और अगर उसमें प्यूरिन के साथ 1 9 के बीच जुड़ता है। तो इसको थोड़ा आप लोग याद रखना, ठीक है। हालांकि ये CSIR नेट जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो यहाँ नहीं पूछता आपको कि यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। इतना अंदर की चीज़ें MSc में, हालांकि आजकल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछा सकता है, तो आप इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड हो गया, ठीक है। तो अब एग्जाम में ऐसा लिख देना आप लोग कि न्यूक्लियोसाइड मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर के बना होता है। ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है इनके बीच में, किसके बीच में, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। ध्यान रखना एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से याद रखना कि इसके बीच में पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनती है, जबकि पेंटोज शुगर और फास्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, फास्फेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और 2 फास्फेट के बीच में डाइफॉस्फेट बॉन्ड बनता है। मतलब यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, यहाँ पे जुड़ा सपोज दैट ये है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये है, तो ये 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 दोनों के बीच में ये एक 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो जितना ज़्यादा फास्फेट का जुड़ता जाएगा उसी प्रकार से बॉन्ड का नाम भी चेंज हो जाता है। जैसे डाई फास्फेट को ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, फिर टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस प्रकार से आगे चल के वो बॉन्ड जो होता है जुड़ता जाता है और वो बनता जाता है, ठीक है। DNA, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं RNA के केस में, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है, ये हो गया डीएनए और वो हो गया आरएनए, ठीक है। तो चलो हम समझ लेते हैं, यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, एडिनिन, ठीक है, ये हो गया एडिनिन, ये है ग्वानिन, ये है क्या, साइटोसिन, और ये क्या है, थाइमिन। तो एडिनिन के बारे में बात करते हैं, तो इसका क्या है, ध्यान रखना, इसमें जब हम एक चीज ध्यान रखें, जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं न्यूक्लियोसाइड के तो हम एनी वर्ड जोड़ते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर जब हम करते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सफिक्स में यहां पे जोड़ते हैं हम INE, इनी, ठीक है, ये हम सफिक्स के रूप में जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे हम अब डीएनए की, जब एडेनिन के बारे में बात करते हैं तो क्या लिखेंगे नाम हम, डी ऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है, INE हमने जोड़ दिया वहां पे, ठीक है। उसी प्रकार से ग्वानिन के बारे में जब बात करते हैं तो क्या हो गया, डी ऑक्सी ग्वानोसिन। साइटोसिन के बारे में बात करेंगे तो क्या हो गया, डी ऑक्सी साइटोसिन। थाइमिन के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, डी ऑक्सी थाइमोसिन। ये हो गए 4 आपके न्यूक्लियोसाइड, किसके, डीएनए के। वहीं अगर हम आरएनए के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे हम एडेनिन के बारे में बात करें जब, ठीक है, एडेनिन के जब बारे में बात करते हो तो क्या होगा, यहां पे ध्यान रखें, इसमें डीऑक्सी लगाया हुआ है, इसमें हम डीऑक्सी नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, एडिनोसिन। ग्वानिन के बारे में जब बात करेंगे तो क्या होगा, हाँ, ग्वानोसिन, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहां पे हमने साइटोसिन लिखा हुआ है, ठीक है, तो साइटोसिन क्या हो गया, साइटोसिन। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें थाइमिन लिखा हुआ है, आरएनए केस में थाइमिन एब्सेंट होती है, तो उसके जगह पे क्या होता है, यूरेसिल, तो क्या होगा, यूरिडीन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि आरएनए के 4 न्यूक्लियोसाइड का नाम किस प्रकार से होते हैं और डीएनए के 4 न्यूक्लियोसाइड का नाम किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लेना। एग्जाम में इस प्रकार से कभी कम से कम एटलीस्ट अगर आप नाम लिख लोगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल एक एक की डायग्राम आप लोग अच्छे से बना के लाना, ये होमवर्क एक प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब दिक्कत होती है तो आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे तो आप लोग में और अपन डिटेल, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अपन समझ लेंगे, लेकिन कोशिश करो आप इसको कि इसको जब आप घर में फेयर करोगे आप कॉपी, तो इसको अच्छे से आप लोग लिख लेना, ठीक है। एक मेन जो आपका नोट्स बना लेना आप लोग, ठीक है। चलो अब टाइम हो गया, आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा।